हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा। एक मेड आकर उन्हें बताती है कि दादी जी ने आपको उनके कमरे में बुलाया है। वह श्रीधर अंकल को उनका रूम बताती है और खुद दादी जी के रूम में चली जाती है। वह जाकर देखती है तो वहाँ पर भैरव सिंह व सीमा जी थे। जैस्मिन जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ठाकुर साहब कहाँ पर है? सीमा जी हंसते हुए, हम लोग आपकी खुशियाँ उजाड़ने आए हैं। अब आगे। जैस्मिन जी, यह क्या बकवास कर रही हैं आप? तभी पीछे से कोई उनके सर पर जोरों से वार करता है और वह जमीन पर गिर जाती हैं। वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पीछे उनकी सासू माँ सुनैना देवी जी खड़ी थी। जैस्मिन जी दर्द से, माँ आप भी? सुनैना जी, मुझे माँ बोलना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ। मेरी पहली पसंद सीमा थी और हमेशा वही रहेगी। तूने मेरे बेटे को धोखा दिया और किसी और की औलाद को इस घर का वारिस बना दिया। उनकी आखिरी बात सुनकर भैरव सिंह व सीमा एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराते हैं, मानो यह सब उन्हीं का किया धरा हो। जैस्मिन जी बेहोश वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। सुनैना, सीमा, तुमने जो कहा था मैंने वही किया, इसलिए अब तुम जो चाहे इसके साथ करो, लेकिन यह धोखेबाज लड़की कभी मेरे बेटे की जिंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। इतना बोलकर दादी साहब वहाँ से चली जाती हैं, मानो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी भैरव के पास किसी का फ़ोन आता है और वह बात करके फ़ोन काट देता है और बोलता है, जल्दी करो, हुकुम साहब वहाँ से निकल चुके हैं। सीमा जी जल्दी से एक इंजेक्शन जैस्मिन जी की गर्दन में लगा देती हैं और फिर अपने चेहरे पर जैस्मिन जी के जैसा दिखने वाला मास्क लगा लेती हैं। यह मास्क स्पेशल ऑर्डर पर बना था, इसलिए वह हूबहू उनके जैसी ही दिख रही थी। इसके बाद वह एक सर्वेंट को कुछ समझाती है और फिर सभी सर्वेंट को हॉल में बुलाती हैं और उनसे बोलती हैं, आज आप सब की छुट्टी है, इसलिए आप सभी हवेली से जा सकते हैं। सभी नौकर उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद ठाकुर साहब आते हैं और भैरव जी, निकिता, रेखा जी और राघव जी भी उनके साथ ही थे। राघव जी चारों तरफ देखते हुए पूछते हैं, घर के सभी सर्वेंट कहाँ हैं? हुकुम साहब, जब हम थे तब तक तो सभी यहाँ पर थे। ठाकुर साहब और बाकी सब जैस्मिन जी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कमरा खाली था। वह लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वही भैरव सिंह, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तभी वह भी उनके साथ इधर उधर जैस्मिन जी को देखने लगता है। तभी वह चिल्लाते हुए बोलता है, ठाकुर साहब देखिए, मासा यहाँ पर बेहोश पड़ी है। ठाकुर साहब सुनैना जी को उठाकर एक हॉल में लाते हैं और उनके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। कुछ देर में उन्हें होश आ जाता है और वह ठाकुर साहब को देखकर उन्हें गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना कि वह लड़की तेरे लिए सही नहीं है, पर फिर भी तू नहीं माना। देखा उसने आज क्या किया। उसकी बात सुनकर ठाकुर साहब ने उन्हें कहते हैं कि आप क्या बोल रही हैं मासा, और आपकी यह हालत किसने करी? सुनैना जी, बहू ने घर के सभी नौकरों को यहाँ से निकाल दिया था और जब मैंने उनसे पूछा था तो उसने मुझे कुछ नहीं
बताया और बहाना बनाकर कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आवाज़ें आई और मैंने देखा कि वह इतना कहकर वह अपनी बात अधूरी छोड़ देती हैं। भैरव सिंह, आपने क्या देखा? मासा, सुने ना, रोते हुए आपकी गैर हाजिरी में वह किसी पराये मर्द के साथ। बस, ठाकुर साहब चिल्लाते हैं। ठाकुर साहब, आपको पता भी है? मासा, आप क्या बोल रही हैं? सुनैना जी रोने की एक्टिंग करते हुए, हाँ हाँ, तो तुम मेरी बात क्यों सुनने लगे? देखना, एक दिन तुझे सच्चाई जरूर पता चलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राघव जी, पहले आप हुक्म रानी सा को ढूंढिए, उसके बाद सच क्या है वह झूठ क्या है यह साफ हो जाएगा। दादी साहब, मैंने उसे और उसके आशिक को पुराने वाले आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था। मैं उनके पीछे जाने वाली थी कि तभी घबराहट की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। वह सभी लोग आउट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। वही भैरव सिंह सुनैना जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वह आउट हाउस की काफ़ी समय से बंद था। वहाँ पर हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी उनके कान में किसी की बात करने की आवाज़ आती है। यह सुनकर हुकुम शाह की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वह सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने श्रीधर और जैस्मिन जी एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर ठाकुर साहब अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। भैरव के हिलाने पर वह होश में आते हैं। तभी वह श्रीधर और जैस्मिन की बातें सुनकर हिल जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। श्रीधर, अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हारे पति आने वाले होंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो। जैस्मिन जी, चिंता मत करो, उन्हें इतने सालों में पता नहीं चला तो अब क्या चलेगा। उस बेवकूफ़ को तो यह भी नहीं पता कि निकिता उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। यह सुनकर बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। हुकुम शाह से तो अब और बर्दाश्त नहीं होता और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, जैस्मिन। आवाज़ सुनकर जैस्मिन बनी सीमा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और फिर वह अपने चेहरे पर डर के भाव लाती हैं और पीछे पलटकर देखती हैं। हुकुम शाह उसकी तरफ ही आने लगते हैं तो वह डरते हुए बोलती हैं, हुकुम शाह, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप गलत समझ गए। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। हुकुम शाह को गुस्से में देखकर वह आउट हाउस के अंदर की तरफ भागने लगती हैं। श्रीधर भी उसके पीछे चला जाता है। बाकी सब उनके पीछे जाने लगते हैं। सीमा जी दूसरे कमरे में चली जाती हैं और वहीं श्रीधर दूसरे कमरे में चला जाता है जहां असली जैस्मिन जी बंधी हुई पड़ी थी। अभी वह होश में भी थी, लेकिन उनके कपड़े बिखरे हुए थे। वह जल्दी से उन्हें खोलता है और उन्हें खुद से चिपका देता है। जैस्मिन जी श्रीधर को धक्का देते हुए बोलती है, श्रीधर, आपने सही नहीं किया। हमने आपको अपना दोस्त माना था और आपने हमारे साथ। हुकुम शाह को आने दीजिए, हम आप सबको छोड़ेंगे नहीं। तभी हुकुम शाह और सभी उस कमरे में आ जाते हैं। हुकुम शाह जोर से चिल्लाते हैं, हमने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी जैस्मिन। आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या जैस्मिन जी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।